नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रॉब्लम सेट 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो आपका प्रॉब्लम सेट 6 है ना, इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बता देना चाहती हूँ, ये देखो ये हमारा कौन सा लेक्चर है फाइनेंशियल प्लानिंग का, तो ये है लेक्चर नंबर 6, यानी कि इसके पीछे मैंने 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग ना प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं ना, यस, तो प्रॉब्लम सेट के भी कर लोगे। आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पढ़ते एक बार। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन दिया है उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी राइट आंसर है उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो ये रहा आपका पहला सवाल आपके सामने। ये कहाँ जा रहा है, इधर ही रह जा। तो चलो देखो इसमें क्या लिखा है कि फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। तो याद कीजिए मैंने आप लोगों को ये जो सेक्शन 80C है इसके अंदर में डिडक्शन कितना होता है मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो जल्दी। 1,50,000 होता है, या फिर 2,50,000 होता है, या फिर 1 लाख होता है, या फिर 2 लाख होता है। जल्दी से याद कीजिए। अंडर सेक्शन 80C इसमें जो मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट है वो कितना होता है डिडक्शन का, याद करो फटाफट से। यस, वेरी गुड, ये 1,50,000 रुपीज, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। देखो अगर आप भूल गए हैं ना, मैं आपको एक बार दिखा देना चाहती हूँ पूरा प्रॉपरली, इसीलिए मैंने आप लोग को पहले थियरी पढ़ाया था और बताया था कि इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये लो आ गया ना आपके सामने, देखो अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट कितना है, 1,50,000। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, समझे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। ये कहाँ आ गए हम, हाँ यहाँ पर थे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। अ पर्सन हैज अर्न्ड हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 देन हिज असेसमेंट ईयर इज। अब देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को जब मैं आपको थियरी पढ़ा रही थी, यानी कि लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। एक बार फिर से सुन लो। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या, जिस टाइम पे टैक्सेबल इनकम को अर्न किया जाता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो असेसमेंट ईयर ना फाइनेंशियल ईयर के जस्ट बाद आता है और उसमें हमें टैक्स देना होता है, एक्चुअल में टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे ना क्या दिया है, फाइनेंशियल ईयर दिया है 2017-18। अभी आपको असेसमेंट ईयर बताना है, तो इसके जस्ट बाद कौन सा साल आएगा, देखो यहाँ पे क्या है 17-18, यानी कि 18-19 इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा, राइट। तो बताइए 18-19 कहाँ पर है, तो 2016-17। क्या ये सही आंसर है, ना ना ये तो गलत हो गया। और देखो यहाँ पे 17-18, अरे नहीं भाई ये तो सेम टू सेम है। अच्छा 15-16 ये भी गलत है, तो फिर सही कौन सा है, बचा हुआ ऑप्शन है ना 18-19। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि 2018 एंड 19 इज द राइट आंसर। सो प्लीज इसको आप टिक कर लीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, काफी इजी था, है ना। चलो भाई ये तो सिंपल था, हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको सॉल्व करने के पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला मैं रिवाइज करवा देना चाहती हूँ। देखो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि इनकम विच इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। याद है ना आप सभी लोगों को, यस, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, पढ़िए इसको। मिस्टर शेखर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, यानी कि जो मिस्टर शेखर है ना अपने इनकम का 60% पैसा वो खर्चा कर देते हैं। यानी वो कितना खर्चा कर रहे हैं, 60%। किसका, उनकी इनकम का। तो इनकम यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। तो मान लीजिए इनका इनकम कितना है, मंथली इनकम इनका है X रुपीज। तो वो क्या करते हैं, X रुपीज में से 60% पैसा खर्चा कर देते हैं, यानी कि 60% हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, X का। तो बोलो क्या आएगा, जानते हो क्या आएगा, तो 60/100 और फिर X, इसको इससे कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 0.6x करके आ जाएगा। मतलब इतना पैसा उन्होंने खर्चा कर दिया। देखो इनका इनकम हमने क्या माना, X रुपीज माना, इसमें से उन्होंने कितना खर्चा कर दिया, स्टार्टिंग में ही 0.6x रुपीज उन्होंने खर्चा कर दिया है। ओके, बात क्लियर है। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि फ्रॉम द
बैलेंस ही डोनेट्स ₹300 टू एन ऑर्फनेज। यानी कि उन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले तो उन्होंने अपने इनकम का 60% पैसा खर्चा कर दिया, ठीक है। फिर जो उनके पास पैसा बचा हुआ था ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द बैलेंस, मतलब बचे हुए पैसे में से 300 रुपीज वो कहाँ पर देते हैं, ऑर्फनेज में देते हैं, यानी कि अनाथ आश्रम में वो दान कर देते हैं, समझे। बचे हुए पैसे में से, ये ध्यान रखना, इनकम में से नहीं, बल्कि जो उनके पास पैसा बचा हुआ था, देखो अभी कितना बचेगा, बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, देखो इनका इनकम कितना था x रुपीज, जिसमें से उन्होंने कितना खर्चा कर दिया प्यारे बच्चों, 0.6 रुपीज, 6x रुपीज उन्होंने खर्चा कर दिया। तो बैलेंस अमाउंट कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करो, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 1 में से 0.6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा, यानी कि 0.4x रुपीज इनके पास बैलेंस बचा हुआ था, जिसमें से उन्होंने 300 रुपए कहाँ पर दे दिए, तो अनाथालय यानी कि ऑर्फनेज में दे दिया, ठीक है। तो इसमें से देखो ये जो अमाउंट बचा हुआ था ना, इसमें से इन्होंने 300 रुपए किसको दे दिया, अनाथ आश्रम में दे दिया, राइट, इसमें से दिया है, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो माइनस करने के बाद जो भी पैसा इनके पास बचेगा वो इनका क्या कहलाएगा, जल्दी से बोलो, सेविंग ही तो कहलाएगा ना। अरे सिंपल सी बात है, देखो मान लीजिए कि इनके पास कितना रुपया था, 200 रुपया था, जिसमें से इन्होंने 100 रुपया कहाँ पर दे दिया, ऑर्फनेज में दे दिया, ठीक है। आप ऐसे समझो कि 200 रुपए था, जिसमें से इन्होंने 100 रुपए किसको दे दिया, ऑर्फनेज में दे दिया। और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए कि इनके पास कितना पैसा बचा हुआ है, यानी इतना सब कुछ करने के बाद, मतलब दान देने के बाद अब इनके पास कितना पैसा बचा, इनकी सेविंग क्या हुई। तो आप क्या करोगे, ये जो 200 है इसमें से आप 100 रुपए को माइनस कर दोगे और बोलोगे कि 100 रुपए इनका क्या हो जाएगा, सेविंग। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, जब इन्होंने इतने में से 300 रुपया दान दे दिया ऑर्फनेज में, तो फिर जो भी अमाउंट इनके पास बचेगा, यानी माइनस करने के बाद, वो इनका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, सेविंग ही कहलाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब इनके पास इतना पैसा बचा हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा है कि ही इज देन लेफ्ट विथ ₹3,200। फिर यहाँ पर एक और बात इन्होंने बोल दी कि जब इन्होंने ये 60% खर्चा कर दिया, फिर बैलेंस अमाउंट में से 300 रुपए ऑर्फनेज में दे दिया, तो फाइनली इनके पास अमाउंट बचता कितना है, तो इनके पास बचता है 3,200 रुपीज। ओके, मनी लेफ्ट, कितना मनी इनके पास बचा, 3,200। तो ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये है आप लोगों का सेविंग, समझे। मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अरे भाई क्यों इक्वल होंगे, सुनो ना, आप लोग को बताती हूँ। देखो ये उनका बैलेंस अमाउंट था 0.48, जिसमें से उन्होंने क्या किया, 300 रुपए किसको दे दिया, अनाथालय में दे दिया, राइट। तो अब इनके पास कितना पैसा बचा, कितना पैसा बचेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ना इसको माइनस कर देंगे, यानी इसमें से 300 को माइनस कर देंगे और फिर जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा वो हम बोलेंगे कि वो उनका क्या है, सेविंग, ठीक है। अभी आपका जो क्वेश्चन है ना, इसमें सेविंग दिया गया है ऑलरेडी, कितना दिया है, 3,200, यानी कि जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे ना, मतलब जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, 3,200 ही मिलेगा। ओके, तो अभी हमारे पास x का वैल्यू नहीं है, नहीं तो यहाँ पे पुट कर देते, फिर आप देखते कि आपको 3,200 ही मिलता। ओके, तो अभी देखो हमें ना यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा इस प्रकार से, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, सेविंग, और ये भी क्या है, सेविंग, जो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था, राइट। तो ये जो इक्वेशन मिला है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, और अगर हमें x का वैल्यू मिला यानी हमें हमारा आंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि हमें वही तो बताना है, व्हाट इज हिज इनकम, उनका इनकम कितना था, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। मैंने आपको ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे पहले एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन के बारे में। चलो सब लोग रेडी हो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आ जाइए। इसमें कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट शेखर्स मंथली इनकम, मिस्टर है ना, मिस्टर भी लगा देते हैं, मिस्टर शेखर्स मंथली इनकम बी ₹X। मतलब हमने ऐसा कंसिडर कर लिया कि जो मिस्टर शेखर है ना, उनका मंथली इनकम कितना है, ₹X है, ठीक। फिर वो कितना मनी खर्चा कर दिए, 60% अपने इनकम का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मनी स्पेंट, कितना मनी इन्होंने खर्चा किया, तो 60%। किसका 60%, अरे भाई इनकम का 60%, तो 60% ऑफ x, यानी कि ऑफ x मतलब 60/100 इंटू x। चलो अब इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.6। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यही मिलेगा, 0.66 करके मिलेगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना, देखो ऐसे, ऊपर बचा है 6, नीचे 10, ठीक है। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 10 6 60 आया कि नहीं, 0.6, वही तो मैंने किया है, ठीक है। ये उनका मनी स्पेंट हो गया, जितना उन्होंने खर्चा किया। फिर इतना खर्चा करने के बाद उनके पास बैलेंस अमाउंट कितना बचा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैलेंस अमाउंट,
क्योंकि जो बैलेंस अमाउंट बचा ना उसमें से ही उन्होंने 300 रुपये ऑर्फनेज में दिया। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, देखो एक्स रुपीज़ उनका मंथली इनकम है, जिसमें से उन्होंने 0.66 रुपीज़ तो खर्चा कर दिया। तो बोलो कितना बचेगा इनका बैलेंस अमाउंट, 0.4x। ठीक है, तो अब ये जो बैलेंस अमाउंट बचा हुआ था ना, इसमें से इन्होंने 300 रुपये तो ऑर्फनेज में दान कर दिए, यानी कि इनका यहाँ पे मनी लेफ्ट कितना होगा, मतलब इनका सेविंग एक्चुअल में कितना हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखो सेविंग्स, हिज सेविंग, हिज सेविंग, राइट। तो बोलो कितना होगा 0.4x, फिर इसमें से इन्होंने 300 रुपये दिए ना, तो जब हम इसमें से 300 को माइनस कर देंगे तब हमें इनका सेविंग मिल जाएगा। ओके, तो चलो इस बात को अभी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बट, लेकिन 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 ये तो इनका सेविंग है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखो सेविंग कुछ और दिया है, मनी लेफ्ट, मतलब इनके पास फाइनली पैसा कितना बचा। यहाँ पे हम लिखते हैं मनी लेफ्ट। मनी लेफ्ट मतलब क्या, सेविंग ही हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि जो इनके पास पैसा बचा है वो उनका सेविंग ही तो है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे बच्चों सेविंग। बोलो कितना दिया है, 3200, राइट। तो देखो यहाँ पर ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं, बताओ जल्दी से, यस एवरीवन। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि देयरफॉर ये इसके इक्वल होगा, मतलब 0.4x माइनस 300 विच इज इक्वल टू 3200। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। अब 300 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो 0.4x विच इज इक्वल टू 3200 प्लस 300, बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3500, राइट। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 0.4, इसको हम उस साइड लेकर के जाएंगे तो जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 3500 फिर अपॉन में 0.4, समझे। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिएगा ये जो पॉइंट है ना, ये हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे हटेगा, इसके लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैंने ऊपर किया तो नीचे भी कीजिए। तो बताइए यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर ना 1 0 बढ़ जाएगा और इधर से पॉइंट गायब हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम यहाँ पे डिवीजन कर देते हैं। तो कितने बार में जाएगा, तो 4 4 4 कितने बार में, 4 7 28, राइट, 4 8 32, 4 8 32, फिर इसमें से कितना बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 3, मतलब हो जाएगा इधर 30, और फिर 4 7 28, राइट, और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 4 5 20, और ये 0 यहाँ पर आ गया, मतलब 8750, 8750, ये क्या हो गया, हमारा x का वैल्यू हो गया। यानी कि यही तो हमें निकालना था, 8750 रुपीज़। ये क्या है, ये है मिस्टर शेखर का मंथली इनकम। ठीक है, समझ में आया, हमें यही फाइंड करना था ना। देखो हमने इसी को तो x माना था, उनके मंथली इनकम को, शेखर्स मंथली इनकम ₹x, और x का वैल्यू हमें मिल गया, यानी कि हमें हमारा आंसर मिल चुका है। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट में आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, बता रही हूँ ना, क्यों चिंता करते हो, चिंता मत करो, मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कि मिस्टर शेखर्स मंथली इनकम is ₹8,750 rupees. Okay, ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये होता है कंप्लीट। अच्छे से इसको देख लो, फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे और आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए। चलो आगे बढ़े और अगला सवाल हम देखते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एक है मिस्टर हीरालाल और दूसरे कौन है, मिस्टर रमनीक लाल। ठीक है, अब इन दोनों का ना इन्वेस्टमेंट दिया गया है, जैसे हमने प्रैक्टिस एट 6.1 में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यस बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों का इन्वेस्टमेंट दिया है और हमें फाइनली बताना है कि किसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। तो कोई बात नहीं, हमने तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया है, तो हम फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक बार पढ़ते हैं। मिस्टर हीरालाल इन्वेस्टेड 2,15,000 रुपीज इन अ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो मिस्टर हीरालाल ने म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 2,15,000। देखो यहाँ पे 2,15,000। ठीक है, और फिर उनको
2 सालों के बाद कितना पैसा वापस मिला, तो 3,05,000 रुपए इनको वापस मिल गए। अब ये जो मिस्टर रमनीक लाल है ना, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1,40,000 रुपए 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, राइट। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा है, फाइंड आउट द परसेंट गेन ऑफ ईच ऑफ देम, यानी कि दोनों का जो प्रॉफिट का परसेंटेज है ना वो हमें फाइंड करना है। और फिर हमें ये भी बताना है कि हुज इन्वेस्टमेंट वाज मोर प्रॉफिटेबल, यानी कि किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था। ओके, ये हमें बताना है। तो कोई बात नहीं, हम फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाइए बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, एक एक करके दोनों का करेंगे। पहले हम मिस्टर हीरालाल का कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर मिस्टर हीरालाल, यानी कि यहाँ पे अब हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं ना वो किसके लिए करने वाले हैं, बोलो जल्दी से, हीरालाल के लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, इनका इन्वेस्टमेंट कितना था, ऊपर से देख करके आप लोग बता सकते हो 2,15,000 रुपए इनका इन्वेस्टमेंट था, राइट। फिर उनको 2 सालों के बाद कितना पैसा रिसीव हुआ, 3,05,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि इनका रिटर्न अमाउंट कितना था, अमाउंट रिसीव्ड। ये अमाउंट इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड चलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय हीरालाल, बोलो कितना पैसा इनको मिला, तो इनको मिला है 3,05,000 रुपए, ठीक है। तो देखो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 2,15,000, इनको इतना मिला, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो इसमें से इसको माइनस करके हमें इनके प्रॉफिट का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हिज प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट कितना होगा, तो 3,05,000 में से चलो भाई जल्दी से 2,15,000 को माइनस करो, अभी पता लग जाएगा। तो जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 0, 5 में से 5 गया तो 0, फिर 10 में से 1 गया तो 9 और 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि 90,000 का इनको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कितने हज़ार का, देखो एक बार फिर से माइनस करके चेक कर लेते हैं, 10 में से 1 गया तो 9 और 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि 90,000 रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, परसेंटेज बताना है, परसेंटेज गेन ईच ऑफ देम, यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोगों को दोनों जन का बताना है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कैसे लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है। जो इनका प्रॉफिट है ना उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो इन्वेस्टमेंट था स्टार्टिंग में एकदम उसको हम नीचे लिखेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आ जाओ, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रॉफिट, ठीक, नीचे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, और फिर हम क्या करेंगे, 100 से ना यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉफिट बताइए कितने का हुआ इनको, 90,000 का, और इन्वेस्टमेंट कितना था स्टार्टिंग में, 2,15,000। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2,15,000 इंटू 100। अभी क्या करोगे, बता रही हूँ ना, क्यों चिंता करते हो। देखो इधर, इधर देखो, इधर आप लोग देखो क्या होगा, ये वाले 0 से इसको काटना, फिर ये दोनों 0 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद क्या, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अब ये दोनों किससे काटा जाए तो बताती हूँ आप लोगों को, चलो 5 से इसको कैंसिल करते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले को 5 से कैंसिल करूंगी तो 5 1 5, इसमें से 4 बचेगा, 5 8 40, फिर ये दोनों 0 यहाँ पर आ जाएंगे। नीचे वाले को 5 से कैंसिल करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को, तो 5 4 20, फिर इसमें से बचेगा 5 3 15, यानी कि यहाँ पे 1800, इधर 43 आ गया। अब क्या करोगे, अब कोई रास्ता नहीं, अब हमें यहाँ पे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आ जाओ फिर डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना आता है, क्या है 1800 और फिर इधर 43, ठीक। अब ये कितने बार में जाएगा सोचना पड़ेगा, 40 40 80, यस ये 4 बार में जाएगा। 4 3 12 का 2 1 आया, 4 4 16 16 1 17, यानी कि यहाँ पे 172 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, इधर आएगा 0 0, फिर मैंने इसको लिख दिया। अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा प्यारे बच्चों कितने बार में, तो 1 बार में जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देंगे 43। माइनस करके देखते हैं तो 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ पर कितना 7, 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है। फिर क्या करना होगा, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे। अब सोचिए कितने बार में जाएगा, तो 4 4 कितने बार में जाएगा, 8 बार में चला जाएगा ना। 4 8 32 होता है ना। चलो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 क्या होता है 24, 2 आ गया, फिर 8 4 32, 32 2 कितना 34, है ना, यानी कि 344। माइनस करेंगे तो इधर 6 आएगा, इधर देखो 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ पे 0, फिर से पॉइंट हमने लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब सोचिए कितने बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा आई थिंक, हाँ, क्योंकि 4 6 24 होता है ना। फिर 6 3 थोड़ा मैं इसको ऊपर करती हूँ, देखो 6 3 18, 1 आया, और 6 4 24 24 1 5,
चलो माइनस करते हैं, तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, इधर आ गया 0। मतलब देखो यहाँ पर हमें क्या मिला 41.86। अगर आप इसके आगे करना चाहोगे तो फिर से आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, फिर 0 बढ़ा करके और फिर इसको आगे सॉल्व करना होगा। तो हमें उतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतने का ही काम था, मिल गया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइनली इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज हमें मिला है, यहाँ पर हम लिखते हैं प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ हीरालाल। हीरालाल है ना, प्रॉफिट परसेंटेज किसका, मिस्टर हीरालाल का। बोलो कितना आया है, तो 41.86%। ओके, क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई ना अच्छे से। तो हमने यहाँ पर जो हीरालाल जी है ना, इनका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया है, आप देख सकते हो, ठीक। अब हम किसका निकालेंगे, तो जो दूसरे वाले थे, कौन थे दूसरे वाले, रमनीक लाल, ठीक है। अब रमनीक लाल की बारी है। कौन है, रमनीक लाल मैं इनका नाम ही नहीं अच्छे से बोल पा रही हूँ, चलो कोई नहीं, रमनीक लाल। ओके, आ जाइए। अब मैं इसको थोड़ा सा ना इधर बगल में ही इसके सॉल्व करती हूँ। देखो ये आपका सवाल है आपके स्क्रीन पर सामने, और फिर रमनीक लाल का कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये सवाल आपके सामने है। चलो मैं इसके आगे का इधर आपको सॉल्व करके बताती हूँ। रमनीक लाल है ना, आ जाइए, रमनीक लाल का अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं फॉर रमनीक लाल, मिस्टर रमनीक लाल, ठीक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर रमनीक लाल इन्वेस्टेड 1,40,000 एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इन अ बैंक। यानी कि बैंक में इन्होंने स्टार्टिंग में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, 1,40,000। तो ये इनका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल है, रमनीक लाल का, समझे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो 1,40,000 रुपीज़। ओके, क्लियर है। फिर यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, यानी कि आर फॉर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो कितना है, 8%, समझे कि नहीं। यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख लो चाहो तो। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैं लिख करके आप लोगों को बता देती हूँ प्यारे बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर, बोलो कितना है, 8% है, ठीक। फिर आगे देख लीजिएगा। और यहाँ पे टाइम कितना दिया है, टी फॉर क्या होता है, टी फॉर या फिर एन फॉर भी हम बोल सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स लिख देते इधर, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि एन का वैल्यू कितना दिया है, तो वो है 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर दिया गया है। अब इसका यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, इनका प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इनका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना प्यारे बच्चों, वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, पी को बाहर लिखने का, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, तो यहाँ पर आता है 1 + r/100 रेज टू, बोलो जल्दी से, n आता है, फिर माइनस में 1, है ना। इस प्रकार से हम लिखते हैं, याद होगा आप लोगों को। चलो अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज को रखते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1,40,000 रुपीज़, और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 + r कितना है, 8/100, और इसका पावर क्या आ जाएगा, तो n का वैल्यू कितना था, n का वैल्यू था यहाँ पर 2, तो ये आ जाएगा 2 - 1 कर देंगे, ठीक। अभी क्या करोगे, आ जाओ ना, बता रही हूँ आप लोगों को। अब इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, आ जाओ इसके बगल में ही करते हैं। देखो यहाँ पर 1,40,000, तो ऐसा ही रहेगा, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। फिर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो क्या आएगा, देखो 100 × 100, 100 + 8 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 108/100। बात समझ में आई। फिर इधर 2 - 1, ठीक, समझे ना कैसे किया हमने। अब इसको और छोटा थोड़ा करते हैं, तो कैसे छोटा होगा, देखो हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम 4 से भी कर सकते हैं, है ना। 4 से करेंगे तो देखो 4 × 2 = 8, इसमें से कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 4 × 7 = 28। यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी कि 27/25 वहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 1,40,000, फिर इधर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है, तो देखिए ये बचा है 27/25, या फिर सिंपल था ना, रुको मैं एक बात बताती हूँ। यहाँ पर क्या था, इतना सारा हमें करने की क्या ज़रूरत थी, अब भी मिल जाता आंसर। रुको 1 मिनट, हाँ मैं बता ही देती हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे ना 100 है, यानी कि 2 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर ना पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। मतलब जब आप इसको 108 को 100 से डिवाइड करोगे तो जानते हो आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। आ जाओ आप लोगों को बता देती हूँ।
ये आ जाएगा, कितना आएगा 1.08 आ जाएगा। आप ना डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका ये है कि देखो आप नीचे कितना 0 है, याद रखना 1 रहना चाहिए, इधर 2 होता तो हम ऐसा नहीं करते, 1 है ना इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 1 और 2 0 है तो हम लोग पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर -1, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1.08 है ना इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर कैसे होगा, ऐसे होगा, आ जाओ 1.08 फिर 1.08 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 सा क्या होता है 64, 6 आया 8 0 0 6, 8 1 सा 8, फिर 0 0 0, फिर 1 से करेंगे 1 8 सा 1 0 सा 1 1 सा, तो 4 6 8 8 16, एक आया, फिर यहाँ पर 1, और पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो देखो 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, मतलब 1.1664, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। किसका स्क्वायर, तो 1.08 का स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ पर आपको लिख करके बताती हूँ, इधर आया 1,40,000 तो पहले से ही है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो जब हमने स्क्वायर किया तो क्या मिला, 1 पॉइंट क्या था 1664 था ना, एक बार देख लेते हैं 1664, ओके। यहाँ पर देखो मैं लिख देती हूँ 1.166 और क्या था 4 था, पक्का थोड़ा ऊपर करते हैं, पक्का यही आएगा, एक बार मैं जरा देख लूँ। 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, ठीक है, फिर 0 0 0, 1 8 ज़ा 1 0 ज़ा 1 1 ज़ा, फिर ये 8 8 16, एक आया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, ओके ठीक है। चलो तो ये हमने कर लिया, और यहाँ पे माइनस में 1 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। चलो आगे देखते हैं अब क्या होगा, तो यहाँ पे आया 1,40,000 और माइनस करके बताओ कितना आएगा, तो ये जो 1.1664 है ना इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर है 1.1664, इसमें से हमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है 1 को, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस और फिर 1। यहाँ पे देखो पॉइंट अपने मन से लगा लो, कुछ नहीं है तो इधर 0 लिख देने का, 4 में 0 गया 4, फिर इधर 6, इधर भी 6, इधर 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 0.1664 ये हमें इधर मिला हुआ है। तो मैं इधर लिख देती हूँ 0.1664, समझे। माइनस करने के बाद हमें ये मिला, अभी क्या करेंगे हम, तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो भाई फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो करते हैं, है ना। और हमारा काम ही क्या है, तो 0.1664 में हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे मैं करके आप लोग को बता देती हूँ, देखो क्या था 14 और फिर उधर क्या था 0.1664, ठीक है, और उधर था 1,40,000। तो बाद में हम 0 को देखेंगे, अभी 0 मत देखिए, अभी बस ना 14 से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में हम 0 लगा लेंगे, ओके। तो चलो 4 4 सा क्या होता है 16, 1 आया, 4 6 ज़ा 24, 1 25, फिर 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 26, फिर 4 1 ज़ा 4 और 4 2 6, उसके बाद 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 1 6 ज़ा 1 1 ज़ा। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, तो 6 5 4 9, 6 6 12, एक आया, 6 6 12 1 13, फिर यहाँ पर 2, ठीक है। तो हमें क्या मिला 23296, राइट। और फिर हमें देखो यहाँ पर मैं आपको लिख करके बताती हूँ, जब हमने इन दोनों का डिवाइड किया, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला 23296। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 23296, राइट। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये जो 0 है वो भी तो हमें लगाना ही पड़ेगा ना, 0 को भूलोगे तो नहीं, लगाना ही पड़ेगा। कितना 0, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा देते 1 2 3 4, ठीक। चलो 0 तो हमने लगा दिया, लेकिन पॉइंट का क्या, ये नहीं लगाओगे, अरे भाई वो भी लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 4 नंबर के बाद पॉइंट है ना, 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ पर भी पीछे से 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पॉइंट। मतलब फाइनली हमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, अभी प्रॉफिट बाद में मिलेगा, ठीक है। बताती हूँ आप लोगों को, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब वो एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉफिट ही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया था उसके ऊपर ये इंटरेस्ट दिया जा रहा है, मतलब ये उनका प्रॉफिट ही कहलाएगा। मैं इधर ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि हिज प्रॉफिट, ये उनका प्रॉफिट ही है एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। तो बोलो कितना आया 23,296 रुपीज़, यानी कि 23,296 रुपीज़, ये है उनका प्रॉफिट। बोलो जल्दी से क्या है बच्चों, ये उनका प्रॉफिट है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो आ जाइए फिर हम प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो प्रॉफिट है ना इसको हम ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या आएगा अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कि इनका प्रिंसिपल अमाउंट, और फिर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे भैया, 100 से करेंगे, ठीक है। चलो बताओ प्रॉफिट कितना आया
23,296 और जो इनका प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो कितना था, तो 1,40,000 फिर इंटू 100। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 00 से 00 कैंसिल पहले हमने कर दिया, फिर इसको किससे काटा जाए सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोचो जल्दी से। तो 4 से ये दोनों कटेंगे क्या, जी बिल्कुल 4 से कट जाएंगे, ये भी कटेगा 4 से, कटना तो चाहिए वैसे। 4 3 12, जी बिल्कुल 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो 4 3 12, इसमें 2 बचेगा, 4 5 20, इधर आ गया 0। फिर यहाँ पर देखो कितने बार में जाएगा, 4 5 20, इसमें 3 बचेगा, और 4 8 क्या होता है, 32 होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। फिर यहाँ पे 4 2 8, इसमें 7 बचेगा, 4 4 16, यानी कि जब हमने इनको कैंसिल किया तो हमें ये मिला, क्या मिला, तो हमें ये मिला है 5824, और यहाँ पर बचा हुआ है 350। अब बताइए क्या ये 4 से कैंसिल हो पाएगा, मुझे नहीं लगता हो पाएगा। तो फिर डायरेक्टली डिवाइड कर दिया जाए, नहीं अगर ये और छोटा हो रहा है तो और छोटा हम इसको कर सकते हैं ना। तो किससे कैंसिल करें, अगर मैं 3 से 2 से करूँ तो 2 1 2, 2 7 14। चलो एक बार हम इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं दोनों को। तो 2 2 4, इसमें से बचेगा 2 9 18, ठीक है। और फिर 2 1 2, 2 2 4, ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 2, इसमें से बचेगा 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि 2912 अपॉन 175। चलो अब हम इसको ना डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है। तो याद रखना 2912, देखो यहाँ पर क्या दिया था, अब मैं इसको मिटाती हूँ। 2912, नीचे क्या था 175, हमें इसको डिवाइड करना है ना, कोई बात नहीं, अभी हम फटाफट से कर लेंगे प्यारे बच्चों। 2912 एंड 175। अब सोचो ये कितने बार में जाएगा, तो ये जा सकता है कितने बार में, एक बार में जाएगा, है ना। 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वो तो सामने से ही दिख रहा है। फिर इसने एक इसको दिया, 11 में से 5 गया तो 6, 8 में 7 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1, 116 बराबर। फिर यहाँ पे हमने 2 को लिख लिया। अब सोचो ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाना चाहिए कितने बार में, 7 8 9 10, कितने बार में, 6 बार में। 6 5 30, 3 आया, 6 7 से क्या होता है, तो 6 7 से होता है 42, 42 प्लस 3 45, फिर तो 4 आया, 6 1 6, 6 4 10, देखा 6 बार में ही जाएगा। 7 बार में करते ना तो ज़्यादा हो जाता है, एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 7 5 35, 3 आया, 7 7 49, 49 प्लस 3 तो 50, 51 52, फिर ये 5 आएगा, 7 7, 7 5 कितना होता है 12, देखो ज़्यादा हुआ ना, इसीलिए मैंने इसको 6 बार में ही किया, ठीक है। चलो इधर माइनस करते, इधर 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इधर आ गया 0, 112 बराबर। फिर हम पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब बोलो ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा फिर से जाएगा कितने बार में, 6 बार में ही जाएगा। तो 1 0 5 0 माइनस कर देंगे, तो 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ पे 0 इधर 0, यानी कि 70 इधर बचा हुआ है। 1120 में से 50 को माइनस करेंगे तो 1050 को माइनस करेंगे 70 आएगा, जी बिल्कुल 70, ठीक है। फिर पॉइंट हमने लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब बताओ ये कितने बार में जाएगा, तो 100 100 200 300 400 500, फिर 75, मतलब ये 4 बार में जाना चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं। 4 5 20, कैलकुलेशन आपको काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, तो अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हो। मैं यहाँ पर हर एक कैलकुलेशन करके बताती हूँ ताकि जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में भी आप कई बार अटक जाते हो, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अटके, इसीलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ। लेकिन जिनको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आता है भाई जाओ आगे जा करके अगला वीडियो, मतलब आगे जा करके देखो, और बाकी जिनको कैलकुलेशन देखना है यस बिल्कुल देखिए, हम कर रहे हैं ना इधर। तो कितने बार में जाएगा, 4 5 22 आया, 4 7 28, 28 प्लस 2 30, 3 आया, 4 1 4, 4 3 7, 700, अरे वाह 700 कट गया ना, चलो जी अच्छा हो गया। यहाँ पे आ गया 0 0, बोलो कितना आया 16.64। यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ 16.64, ये आ गया इनका प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रमनीकलाल, कितना 16.64%, ठीक। यहाँ पे पूरा ही कट गया, कितनी अच्छी बात हो गई ना। 4 5 20, फिर 4 7 28, 4 1 4, और यस बिल्कुल। चलो तो यहाँ पर देखो हमने ना दोनों जन का प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लिया है, आप देख सकते हो। मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर हमने किसका, मिस्टर हीरालाल का प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, और यहाँ पे मिस्टर रमनीकलाल का प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। ओके, तो पहला चीज़ तो हमसे यही बोला गया था कि दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, जो हमने यहाँ पर बता दिए हैं।
अब उसके बाद हमसे पूछा गया था कि हुज इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल, तो किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था। पहले तो इसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमने दोनों का बता दिया। अब दोनों में से किसका प्रॉफिट मतलब किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था, तो देखो जिसका परसेंटेज ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो किसका परसेंटेज ज्यादा है, मिस्टर हीरालाल का। देखो हीरालाल का कितना है 41.86% और जो कौन है मिस्टर रमनीक लाल, इनका कितना है 16.64%। तो बताइए किसका ज्यादा है, जी बिल्कुल इनका ही ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि सिंस इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मिस्टर हीरालाल इज ग्रेटर देन, या फिर यहाँ पे पूरा लिखो कितना है इनका प्रॉफिट परसेंटेज 41.86%, राइट। एंड आगे हम लिखते हैं एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मिस्टर रमनीक लाल इस रमनीक लाल का कितना है 16.64%। तो बताइए किसका ज्यादा है, मिस्टर हीरालाल का सामने से ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर मिस्टर हीरालाल्स, या फिर ऐसे लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर हीरालाल was more profitable। मतलब जो मिस्टर हीरालाल का इन्वेस्टमेंट था ना वो ज्यादा प्रॉफिटेबल था एज कंपेयर टू मिस्टर रमनीक लाल इन्वेस्टमेंट। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। यस, तो फाइनली यहाँ पर जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 ये होता है कंप्लीट। मैं आपको इसे जूम आउट करके दिखा देती हूँ और चिंता बिल्कुल भी मत करो, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, देख लीजिए इसको अच्छे से। फिर उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ, 4th क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको देखो अच्छे से। ये क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। तो देखिएगा ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन करना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर देयर वर ₹24,000 इन अ सेविंग अकाउंट, यानी कि सेविंग अकाउंट में कितने रुपए थे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 24,000। ओके, फिर आफ्टर एडिंग ₹56,000 टू दिस द एंटायर अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन द बैंक एट 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि देखो पहले सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे कितने 24,000, अब इसमें क्या किया गया 56,000 और इसमें ऐड करके जो भी अमाउंट आया ना उसको बैंक में इन्वेस्ट कर दिया गया, ठीक है। और कौन से इंटरेस्ट मतलब कौन से रेट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पे कितना था, तो 7.5%। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि 3 सालों के बाद टोटल अमाउंट कितना होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टोटल अमाउंट। अमाउंट जानते हो क्या होता है, देखो इंटरेस्ट और अमाउंट में ना डिफरेंस होता है। देखो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, समझे कि नहीं। मतलब देखो ये अमाउंट यानी क्या है, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 3 सालों के बाद सब कुछ जोड़ करके, यानी इसके अंदर ना प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड होता है एज वेल एज ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो भी इंक्लूडेड होता है। देखो जैसे इसका फॉर्मूला अगर मैं बनाऊंगी ना तो आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पर है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो पी है इसको इस साइड बुलाओ, ये इधर माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने अमाउंट। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बना, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस पे यानी कि प्रिंसिपल, इस प्रकार से बनाना। यानी यहाँ से आप क्या समझे कि अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल भी होता है एज वेल एज ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, राइट। अब अमाउंट का सेपरेटली फॉर्मूला हम लोगों को पता है, याद है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, यहाँ पे लिखने का पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखने का 1 + r फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, r/100, और फिर इसका पावर रहेगा n फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो ये है फॉर्मूला अमाउंट का जिसका यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सब लोग तैयार है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा,
प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा स्टूडेंट्स? देखो पहले कितना था, 24,000 पहले का था और फिर इसमें 56,000 और इन्होंने जोड़ दिया। चलो इनको प्लस करके बताओ कितना आएगा। तो 0 0 0 3 0 आ गया, 6 4 10 का 0 1 आया, 5 2 7 1 8 यानी कि 80,000 रुपये ये हो गया इनका प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, फिर यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं यानी कि आर की। ये पी फॉर क्या था? प्रिंसिपल। यहाँ पर मैं पी मैंने नहीं लिखा है, मैं ना इधर लिख देती हूँ। पी फॉर क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम लोग बात करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, यानी कि आर कितना था? 7.5%। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7.5%। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स की। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि एन, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब एन कितना है? 3 साल है ना। तो 3 साल के बाद कितना होगा अमाउंट, वो हम लोग को बताना है। चलो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे हम लिखते हैं ए फॉर क्या होता है? टोटल अमाउंट होता है, समझे? तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख देती हूँ एक बार, उसके बाद फिर शॉर्ट लिखते जाऊंगी। ए फॉर अमाउंट, समझे? बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 फिर इसका पावर आ जाएगा n। चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो बताइए पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट इज व्हाट? 80,000 एंड 1 + R क्या है? 7.5 ही है, अपॉन में 100 और इसका पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आप सभी लोगों को? चलो जी अब हम आगे चलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 80,000। इसको तो ऐसे ही रहने देना, बाकी जो ब्रैकेट में है उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। तो कैसे होगा सोचना पड़ेगा, रुको मैं सोच करके बताती हूँ। देखो एक काम कर सकते हैं, ये 1 को ऐसा ही रहने दो, बाकी यहाँ पर देखो 7.5 है ना। अगर मुझे ये पॉइंट हटाना है तो क्या करना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी तो नीचे भी करना होगा। तो जब हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, पहले से 2 0 है, एक और 0 बढ़ जाएगा, समझे? क्या किया हमने? 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस जो ये पॉइंट दिख रहा है ना वो यहाँ से गायब हो जाएगा। ओके, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? अच्छे से समझ में आया सब कुछ? चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये 80,000 तो पहले से ही रहेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इसको यहाँ से हटने की। बाकी 1 + यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताती हूँ। देखो इसको हम लोग 25 से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? अरे ऐसे देखो 25 3 × 75 और 25 4 × 100, ये वाला 0 यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर हमें मिला 3/40 और फिर रेज़ टू द पावर 3। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो डायरेक्टली मैं करूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 80,000, ठीक है, और फिर देखो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 40 1 × 40, 40 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 43 आ जाएगा, अपॉन में आ गया 40 रेज़ टू द पावर 3। समझ में आया कि नहीं? क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने? देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। अब मल्टीप्लाई करो, 40 1 × 40, 3 1 × 3, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 + 3 43 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आगे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। रुको बता रही हूँ ना आप लोग को, चिंता मत करो। यहाँ पे 80,000 पहले से है, रहने दो। ये 80,000 है, 8,000 नहीं है भाई, हाँ नहीं तो बाद में बोलो कि 8,000 है, ना 80,000 है। ठीक, और यहाँ पर क्या है? 43/40 और इसका पावर क्या है? 3, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 43/40। 3 बार हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका पावर क्या है? 3। ऐसे करके हम लिख सकते हैं, हमने पहले सीखा हुआ है 43/40। अब क्या? चलो अब सिंपली इसको डिवाइड करो। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है? 0 से 0 गया, 0 से 0 ये भी, और ये वाले 0 से ये वाला 0। यहाँ पे 80 और इधर 4 4 बचे हुए हैं। चलो फिर से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 4 1 × 4, यहाँ पे देखो 4 2 × 8 और ये वाला 0 यहाँ पर, यानी कि अब ये 20 बचा हुआ है। फिर देखो 4 1 × 4 और 4 5 × 20। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यानी ऊपर क्या बचा हुआ है? तो ऊपर ये बचा है 5 × 43 × 43 और नीचे क्या है भाई? नीचे है हमारा ओनली 4, क्योंकि ये दोनों 4 तो कैंसिल हो चुके हैं, बचता क्या है? ओनली 1 4। अब आप लोग को क्या करना है? इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो चलो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना? तो आ जाइए यहाँ पर दूसरे पेज पे, मैं थोड़ा इधर मल्टीप्लाई करके आप लोगों को बता देती हूँ। पीछे क्या था? 5 × 43 फिर 43 और फिर से था 43 और फिर डिवाइडेड बाय 4,
ठीक है, यही था ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे जानते हो, पहले हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो चलो 43 का मल्टीप्लाई हम 43 में करते हैं। आ जाइए यहाँ पर, बड़े आराम से कीजिएगा वरना आंसर गलत आ सकता है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई फिर पूरा गलती हो जाएगा। देखो 3 3 सा 9 और 3 4 सा क्या होता है 12 होता है, 4 3 सा 12, 1 आया, 4 4 सा 16, 1 17 यानी कि 172, राइट। यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, इधर 9 आ गया, 2 2 4 और 7 1 8 और इधर आ गया 1, बराबर। इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ना फिर से 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो जब हमने ये 43 का 43 में किया तब हमें ये मिला ना, अभी फिर से 43 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो आ जाओ फिर से कर देते हैं, देरी किस बात की। 9 3 सा 27, 2 आया, और 3 4 सा क्या होता है प्यारे बच्चों 12 होता है, 12 + 2 14, फिर यहाँ पे 1 आया, 8 3 सा क्या होता है 24, 1 25, इधर 2 आया, 3 1 सा 3 और 3 2 5, ठीक है। फिर 4 से इसको कैंसिल करते, 9 4 सा 36, फिर यहाँ पे 3 आया, 4 4 सा 16, 17 18 19, 19 का 9, 1 आया, 8 4 सा क्या होता है 32, 32 + 1 33, फिर ये 3 आया, 4 1 सा 4 और 4 3 कितना 7, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो देखिए इधर 7 आएगा, 6 4 10 का 0, 1 आया, 9 1 10, 10 5 15 का 5, फिर से 1 आया, 5 3 8 1 9 और यहाँ पर 7 कितना आया 79507, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो तो सही, जब हमने इन तीनों का, पहले मैं आपको बता देती रुको, जब हमने इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया ना, इन तीनों का, तो हमें क्या मिलता है 79507, 79507, ठीक है। और नीचे तो 4 पहले से ही है। फिर हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई भी यहाँ पर इस ब्रैकेट मतलब इसमें कर देंगे। तो 5 7 से क्या होता है 35, 3 आया, 5 0 0 + 3 यहाँ पे 3, ठीक है। फिर 5 5 से 25, 2 आ गया, 5 9 से क्या होता है 45, 45 + 2 47, फिर 5 7 से 35, 35 + 4 कितना होता है 39 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 39, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से मैं क्या बताना चाहती हूँ। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आता ही होगा। अब इसको डिवाइड कर दो, बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि अमाउंट मिल जाएगा। चलो जी, फिर देरी किस बात की, आ जाइए फटाफट से ये भी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो क्या दिया है 3 9 7 5 3 5, इसे हमें डिवाइड करना है 4 से। सोचिए कितने बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा, सिंपल है ना। 4 9 36 होता है, माइनस करोगे तो इधर 3 आएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हमने ये 7 को यहाँ पे लिख लिया। आप कितने बार में जाएगा, तो 3 9 है ना, फिर से ये 9 बार में जाएगा, 36 माइनस करेंगे तो इधर 1 आएगा, ठीक। फिर क्या, इधर 0 आ जाएगा। फिर ये 5 को हमने लिखा, फिर 4 4 4, 1 मिनट रुको, तो 4 9 36, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 8 32, 4 9 36, ओके। अब ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 4 3 12, माइनस करेंगे तो इधर 3 आएगा, राइट। फिर हम ये 3 को लिख लेंगे, 5 को तो पहले लिखा था ना। अब कितने बार में जाएगा, तो 4 7 28, 4 8 32, फिर ये 8 बार में जाएगा, 4 8 32, ठीक। चलो भाई माइनस करो फटाफट से, इधर 1 आएगा, इधर आ जाएगा 0। अब क्या, ये 5 को लिख लेंगे। अब कितने बार में जाएगा, 4 3 12, माइनस करने पे इधर 3 आएगा, पॉइंट लगाएंगे हम, 0 बढ़ाएंगे। अब बोलो कितने बार में, जी हाँ बिल्कुल 7 बार में, ठीक है। तो 7 बार में जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इधर आ जाएगा 28, माइनस करोगे तो इधर 2 आएगा, इधर आएगा 0, फिर से पॉइंट लगाए हम, 0 बढ़ा देते हैं। 4 5 से क्या होता है 20, है ना। तो देखो यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो चुका है, मतलब हमें आंसर क्या मिला फाइनली, तो 99,383.75 यानी कि 99,383.75 ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा फाइनली अमाउंट। ओके, तो आ जाइए फिर लिखते हैं हम, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। क्या आया था, भूल गए ना, मुझे याद है, देखो ये था 9 सही में भूल गए लगता है, 99,383.75, 99,383.75 ये हो गया अमाउंट। मतलब 3 सालों के बाद अमाउंट उनको कितना मिलेगा, कितना हो जाएगा अमाउंट, तो इतना हो जाएगा 99,383.75 रुपीज़। ओके, क्लियर है। लास्ट में आंसर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिख दीजिएगा। देखिए आपको लिख करके बता देती हूँ, यहाँ पे हम लिख देंगे कि दे आर फॉर अमाउंट आफ्टर 3 years,
इज इक्वल टू ₹99,383.75 ओके। तो ये है बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर। देख लो ज़रा, यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट होता है। देखो इसमें टाइम किस में लगा, बताओ जल्दी से, किस में टाइम लगा? बस ये कैलकुलेशन में टाइम लगा है ना, बाकी सब तो सिंपल था, आपको समझ में आया ही होगा और कैलकुलेशन भी आप समझ गए होंगे। ध्यान से करोगे ना, गलत होने का चांस है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो हमने यहाँ पर किया बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन किए, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो अभी बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो आपका प्रॉब्लम सेट 6 है ना स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कंप्लीट, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और अपना बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, गुड बाय एवरीवन।